बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस्लाम मलिक। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान, कौन बनाएगा हुकूमत, इस बात का फैसला करने के लिए पहले मरले पर इलेक्शन की पोलिंग का आगाज़ कल सुबह होगा। यानी इस पहले मरले में जो मीरपुर डिवीजन पर मुश्तमिल है, इसके 3 अजला में 13 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जिसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि इस डिवीजन में कौन जीता है। तो यही की जा रही है कि जो भी इन 13 नशिस्तों में से सबकत ले गया, फिर अगले मरले पर मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन में उसका पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये ट्रेंड बन गया कि कल जो इलेक्शन जीत गया, फिर उसके लिए आइंदा जो अजला हैं उनमें इलेक्शन जीतना आसान होगा। मुस्लिम लीग नवाज दावेदार है कि कल होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर दावा कर रही है कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। IPP मैदान के अंदर है, आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, उसके साथ साथ जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी इंतखाबी मैदान के अंदर उतरी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैनी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी 1-2 जगहों पर खासी पजीराई हासिल है। उनके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो माजी में रुकन मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन क्या ये इंतखाबी मार्का भी वो जीत पाएंगे, इसका फैसला कल ही होगा। लेकिन इन 13 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात इस बात का ट्रेंड बड़ा वाज़ेह कर देंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। अगर इन 13 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नवाज ज़्यादा नशिस्तें ले जाती है तो फिर आज़ाद कश्मीर के अगले दोनों मरले मुस्लिम लीग नवाज के लिए आसान हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी ज़्यादा नशिस्तें जीतती है तो फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन में पीपल्स पार्टी के लिए राहें हमवार हो सकती हैं। अगर इन इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए, सारे एदाद शुमार सामने रखे जाएँ, तो एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। वो ये है कि मीरपुर डिवीजन में होने वाले इन इंतखाबात की जो सरगर्मियाँ अब तक होती रही, इंतखाबी मुहिम चलती रही, बड़े पुरअमन अंदाज से ये मुहिम आगे बढ़ती रही है। किसी जमात ने कोई शिकवा शिकायत भी नहीं की, ना कहीं लड़ाई झगड़ा रिपोर्ट हुआ और ना ही किसी ने इलेक्शन में कबल वक्त धांधली के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन कल होने वाली पोलिंग के बाद लोग क्या कहेंगे, इसका फैसला कल ही हो पाएगा। लेकिन एक बात और भी बड़ी वाज़ेह है कि इन इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के भी बड़े बड़े और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कई मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब भी मैदान में हैं। गोया इस इलेक्शन में यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो क्या पोजीशन हासिल करते हैं। एक जायज़ा आज आपके सामने रखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंतखाबात क्या रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के इन इंतखाबात में चौधरी यासीन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी हार का आगाज़ हो जाएगा। इसी तरीके से बैरिस्टर सुल्तान साहब का बेटा जो है यासर चौधरी मैदान में है। अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो एक बड़े ख़ानदान के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वो इंतखाबी मैदान हार गए तो उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज की, तो मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक मैदान में हैं। तारिक फारूक अगर जीतते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को और आने वाली हुकूमत को भी हो सकता है। कल जिन 13 हलकों में वोट डाले जाएंगे उसका एक थोड़ा सा जायज़ा आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये इंतखाबी मार्का किसके लिए मुश्किल है, किसके लिए आसान है। LA1 की अगर बात की जाए, मीरपुर 1 की तमाम डुडियाल में अजहर सादिक साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफसर शायद से होगा। अजहर सादिक साहब को ये एज हासिल है कि उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी तो वज़ीर आज़म के नामों में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन बाद में जो है वो नियाजी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उनकी कंपेन के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि अजहर सादिक साहब एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। LA2 चक सवारी की बात की जाए तो यहाँ अजीम बख्श चौधरी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार कासिम मजीद के साथ है, जबकि PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जफर अनवर भी मैदान के अंदर मौजूद हैं।
LA3 की बात की जाए तो यहाँ चौधरी मोहम्मद सईद का मुकाबला चौधरी यासिर सुल्तान के साथ है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद के बेटे चौधरी मुइज़ मजीद भी इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। IPPs ने तस्लीम आरिफ साहब को मैदान में उतारा है। LA4 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ से चौधरी रुखसार अहमद उम्मीदवार हैं। खड़ी का ये इलाका है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुएब अरशद के साथ उनका मुकाबला है। LA5 की बात की जाए बरनाला की तो यहाँ कर्नल वकार अहमद नूर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि चौधरी परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। LA6 समानी की बात की जाए तो रजाक चौधरी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि IPP की तरफ से अली शान सोनी के माबैन मुकाबला बताया जाता है। LA7 की बात की जाए भिंबर की, यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक और साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक के माबैन सख्त मुकाबले की नवीद सुनाई जा रही है। LA8 कोटली की बात की जाए तो यहाँ मलिक नवाज खान और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो जीतते रहे कई बार इलेक्शन, उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन के साथ होगा। LA9 की बात की जाए नकियाल की, यहाँ से उमैर नईम मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उम्मीदवार होंगे। LA10 की बात कोटली की बात की जाए तो ये मलिक नवाज साहब का साबिक हल्का है, यहाँ से राजे फाते महमूद अल हसन कियानी उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि चौधरी यासीन भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। LA11 की बात की जाए तो यहाँ से राजा नसीर साहब का भतीजा आसफ जो है वो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। LA12 की बात की जाए चिरोही की तो यहाँ चौधरी यासीन का मुकाबला राजा रियासत के साथ है जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। LA13 खोईरटा की बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के एयाज अहमद का मुकाबला चौधरी वलीद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ होगा। इन 13 हलकों की अगर बात की जाए तो इससे बड़ा वाज़े ये बात नजर आती है कि जिसने इन 13 हलकों से मैदान मार लिया आज़ाद कश्मीर में हुकूमत उसी की होगी। बास हलकों में बड़ा सख्त मुकाबला है क्योंकि वहाँ पे बरादरीज़म की बुनियाद पे, ग्रुप और धड़ेबंदियों की बुनियाद पे आज़ाद कश्मीर में हमेशा से वोट डाले जाते हैं। बरादरियों का एक बड़ा अहम किरदार आज़ाद कश्मीर की सियासत में माजी में भी रहा है और अब भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बात सियासी तज्जियाकार कहते हैं वो कहते हैं कि शायद इस बार कुछ ऐसी तब्दीली भी आपको नजर आए कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होती है, उसके असरात शायद मुहाजिर नशिस्तों पर थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएँ। लेकिन दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दावेदार हैं कि वो ये इंतखाबी मार्का जीत रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात, मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबात और पुंछ डिवीज़न में होने वाले इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा। ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। एक लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर साफ़ी सैयद अनवारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने मीरपुर डिवीज़न का दौरा भी किया, तमाम हलकों में जाके अवाम से भी बातचीत की, रहनुमाओं से बातचीत की। उन्होंने इस इलेक्शन मुहिम को कैसे देखा और वो किस उम्मीदवार को जीतता हुआ देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने आपके सामने सारे अदाद शुमार रखे, किस हल्के में किसको बरतरी हासिल है, कहाँ सख्त मुकाबला है, कौन इंतखाबी मार्का जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन सैयद अनवारुल हसन साहब। अनवारुल हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवारुल हसन साहब, ये बताइएगा कि आपने मीरपुर डिवीज़न का दौरा भी किया, आपने जो है उम्मीदवारान से मुलाकात भी की, अवाम से भी आप मिले। इस वक्त मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है, इंतखाबी मुहिम कैसी रही, कौन सी जमात आपको ये इंतखाबी मरला जो है पहला मरला जीतती हुई दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। मीरपुर डिवीजन में जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमने वहां मीरपुर सिटी भिंबर जिले का दौरा किया। आपके इल्म में है और आपके व्यूअर्स को भी इल्म में होगा कि ये जनूबी आज़ाद कश्मीर के उसमें खत्ते में आता है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हमने वहां पर देखा वो बिल्कुल वहां पर कोई ऐसा कोई नुक्से अमल के ना वाकयात हुए हैं, ना उनका कलदन तंजीम के साथ कोई वहां पर असरात नजर आए जैक के। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो कैंडिडेट्स हैं, एक तो वो बड़े कैंडिडेट्स हैं, अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और रिवायती तौर पर उनके मुकाबले होते रहे हैं। आपके इल्म में है कि सुल्तान महमूद साहब जो साबिक सदर थे और अल्लाह गनी का रहमत करे, उनके बेटे खड़े हैं यासिर सुल्तान साहब, उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी सईद साहब हैं PMLN के। लेकिन इसमें नसरुल्लाह मलिक साहब जो मीरपुर LA3 का सिटी का हल्का है उसमें कैट ये है कि पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम सरदार जो चौधरी मजीद साहब थे, उनके बेटे मुइज़ मजीद साहब इंडिपेंडेंट
खड़े हुए हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के वो वोट जो हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे। लोगों के अंदर दिलचस्पी पाई जाती है, चूंकि ये डिवीजन पंजाब से लगता है। हम भिंबर गए, लाला मूसा से होकर कोटला, कोटला से भिंबर और फिर दीना बाईपास से मीरपुर, तो पंजाब का बड़ा इम्पैक्ट है। लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो जलसों में शिरकत थी, बिलखसूस मीरपुर पे, मैं उस दिन वहीं पर मौजूद था। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि जो उन्होंने काम कर रही हैं पंजाब में, उसका इम्पैक्ट वो ला सकती हैं मीरपुर में और भिंबर में। फिर आपके इल्म में है, मुझे पता चला वहां दानिश स्कूल भी कायम है भिंबर में। पीपल्स पार्टी को एडवांटेज ये है कि पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है, उनकी वहां पर जड़ें मजबूत हैं। एक नई थर्ड एंट्रेंट भी आए हैं भिंबर में भी और मीरपुर में, और वो है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी। इलेक्टेबल्स आए हैं, अगरचे वो नई जमात है और वहां पर वो इलेक्टेबल्स उनके प्लेटफॉर्म से खड़े हैं, लेकिन मेरी जाती राय में, जो मैंने लोगों से गुफ्तगू की, वो अभी इस इलेक्शन में शायद उस तरह इंपैक्ट ना डाल सकें। पीटीआई के हवाले से मरकजी सतह पे तो बाइकआउट का ऐलान किया गया है, बल्कि कयूम नियाजी साहब जो उनके सदर, उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन भिंबर में उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हैं और वो कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी शर्ट्स उन्होंने पहनी होती हैं। आसिफ महमूद साहब हैं उनके कैंडिडेट, जो कि इंडिपेंडेंटली खड़े हैं, लेकिन वो बेसिकली पीटीआई की और पीटीआई की जितनी भी जिलाई तंजीम है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने तो बाकायदा बाइकआउट का ऐलान किया, उन्होंने जी बाइकआउट किया, लेकिन जाहिर बात है बाइकआउट वो तासुर ये दे रहे थे कि वो 12 सीटों पे किया जो महाजरीन की है, कश्मीर के अंदर नहीं किया। बाहर के वो भिंबर में मुकाबले में है तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं, लेकिन असल जो बड़ा मुकाबला है, अगर चूंकि अनवारुल हक साहब जो पहले पीटीआई के कैंडिडेट थे और वजीर आजम बने, वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। पिच बैटल होगी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयानिया बनाने की वहां कोशिश की, और जब हम वहां गए लोगों में यह तासुर था कि इंटरनेट जो है वो 5 जून से बंद है, तकलीफ हैं। अगरचे उनकी अपनी हुकूमत है आजाद कश्मीर में, लेकिन उन्होंने ये बयानिया बनाया कि इंटरनेट को जो है वो खोलना चाहिए। इंटरनेट के जिस दिन फ्राइडे को जो है वो इंटरनेट खुल भी गया, तो पीपल्स पार्टी की वहां पर पहले भी आपके इल्म है चौधरी यासीन साहब वहां बड़े पुराने हैं कोटली के, वो उनके पुराने खिलाड़ी हैं। फिर यासुर सुल्तान साहब हैं, सरदार चौधरी मजीद साहब के एक और जो साहबजादे हैं वो एक और मीरपुर के हल्के से खड़े हैं। तो मुकाबला पीएमएलएन पीपल्स पार्टी में अब देखना यह है कि क्या कारकर्दगी जो पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज दिया गिलगित बल्तिस्तान में वो दे पाएगी, या पीएमएलएन जिनकी हवा चल रही है। ये आपके में, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहां आजाद कश्मीर में मैंने जर्नलिस्ट से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में हुकूमत उसकी बनती है जिसकी हवा चल रही हो, और हवा नून लीग की चल रही है। जरबत फेडरल गवर्नमेंट है, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट आपके लिए होगा। 2021 के इलेक्शन में पीटीआई का वहां नामो निशान नहीं था, और 2021 का इलेक्शन वो इसलिए जीत गए कि 2018 में उनकी विफाक में हुकूमत थी। तो ये डायनामिक्स हैं आजाद कश्मीर के। लोग वोट डालने के लिए लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर से मेरी बात हुई, वहां पर काम करने वालों से बात हुई, मजदूरों से, वकला से, नौजवानों से। दे आर इंटरेस्टेड कि वो वोट डालें, और उन्होंने अपनी चॉइसेस भी बताई। बाज लोगों ने कहा जी हम तो जब वो बैलेट बॉक्स आएगा तो वहां पर अपनी मर्जी का वोट डालेंगे। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो है वो बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शायद उनके पास इलेक्टेबल्स हैं, सरदार तमीर लियाज साहब, लेकिन वो थर्ड फेज में उनका इलेक्शन आ रहा है। यहाँ पर उनके राजा निसार साहब खड़े हैं। मीरपुर सिटी में वो पहले नून लीग में थे, वो टूट के गए हैं। अब देखना यह है कि जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, या जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा का आखिरी जलसा था जिसमें उन्होंने कहा भी है कि हम पंजाब की जो तरक्की है उसका मॉडल मीरपुर में भी जो है वो रखेंगे और भिंबर में भी लेकर आएंगे। क्या लोग उस पर उनको वोट देते हैं? आपके में वहां जाट बरादरी पे भी बड़ा वोट पड़ता है। जाट बरादरी बड़ी बरादरी है मीरपुर में, और वोट उनका आपस में जाट बरादरी वाले जाट ही को देते हैं। लेकिन अब जो है ये भी नुक्ता सामने आ रहा है कि लोग कारकर्दगी को भी जरूर देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आजाद कश्मीर में जाना नून लीग के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। अनवार साहब, अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर के इस पहले मरले पर होने वाले इंतखाबात में, तो LA7 जिसका जिक्र आपने किया भिंबर का, वहाँ पे तारक फारूक साहब और साबिक वज़ीर आज़म जो है अनवार साहब के माबैन मुकाबला है। तारक फारूक साहब PMLN के सेक्रेटरी जनरल हैं, दूसरी तरफ चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के सदर हैं। गोया जो बड़े बड़े इस वक्त उहदेदारान हैं पार्टीज़ के, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। ये ट्रेंड सेट कर देगा बाकी 2 मरलों के लिए। अगर PMLN जीत जाती है, यहाँ से ज़्यादा नशिस्तें ले जाती है, तो फिर पूरे आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो आसान हो जाएगी बनाना उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेंड इसलिए सेट करेगा कि ये 13 नशिस्तें हैं,
तो 13 नशस्तों पे जो फैसला आएगा, और ये जो एरियाज हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, अमन भी है और लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो एक आपको ट्रेंड सेट हो जाएगा मुजफ्फराबाद के लिए और जो मुहाजिरीन की सीटें हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को, और अनवारुल हक साहब आपने नाम भी लिया, उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनको इस पे उनके तहफ्फुज़ात थे कि इसको एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि अगर इसके रिजल्ट्स जो हैं, उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में कभी भी फेस्ड इलेक्शंस नहीं हुए, मरहलावार इलेक्शन नहीं हुए, हमेशा एक ही दफा इलेक्शन हुए हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन जो आजाद कश्मीर, उनका ये फैसला है, तो इससे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि जो 13 सीटें हैं, जिसमें आपको पता है दावे तो सारे करते हैं, और वो पीपल्स पार्टी दावा कर रहे हैं कि हम इन 13 सीटों में ज्यादा सीटें हम ले जाएंगे, नून लीग का दावा है कि हम अक्सरियत ले जाएंगे। तो इसका बिल्कुल मुजफ्फराबाद की हद तक तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और मुहाजिरीन की सीटें जो हैं वो 10 पंजाब में है तालिबान, और कराची और पेशावर में भी एक एक सीट है, तो उसमें भी इसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा कि ये जो अजला है, इनका पंजाब की तरफ मैंने नोट किया कि बहुत बिल्कुल ठीक था ध्यान, क्योंकि उनका, जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम चाह रहे हैं कि जो तरक्की हमें पंजाब में नजर आती है उसका इम्पैक्ट मीरपुर पे पड़े। और आपके इल्म में है कि वहां चूंकि डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा बाहर रहता है, तो वहां के मसाइल बहुत हैं, शहर बड़ा खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, और भिम्बर में जो है वो उनको यही था, तारिक फारूक साहब जैसे आपने कहा, वो 1996 के पॉलिटिक्स में 2021 में बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था तारिक फारूक साहब के दरमियान और जो अनवारुल हक साहब हैं, और उसमें अनवारुल हक साहब इसलिए जीत गए थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त हवा चली हुई थी। अनवार साहब, अगर हम बात करें समानी की, LA7 में, LA6 में, जहां रज़ाक चौधरी साहब PMLN की तरफ से हैं, लेकिन अली शान सोनी जो हैं वो बड़े एक मजबूत उम्मीदवार हैं जो IPP में शामिल हुए हैं। अली शान सोनी के लिए आसान होगा ये इलेक्शन? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको बड़े जबरदस्त कैंडिडेट्स का मैंने नोट किया है कि ये इलेक्टेबल हैं, और जो सोनी साहब हैं, इनको मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ तारिक फारूक साहब की जानिब से भी सपोर्ट हासिल है। आपको पता है, जैसे मैंने आपसे कहा, धड़े की सियासत भी चलती है, और वहां पर जो मैंने लोगों से गुफ्तगू की, तो ये टफ टाइम दे सकते हैं। IPP ये सीट जो है, इस पर उनकी नजर है, और वो समझते हैं कि वो यहां से एक अपना बंदा जो इलेक्ट करा सकते हैं। अगरचे PMLN दावा कर रही है कि हम तीनों सीटें भिम्बर की जीतेंगे, और लेकिन ये, क्योंकि यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है नसरुल्लाह मलिक साहब, कि पीपल्स पार्टी ने कोई कैंडिडेट भिम्बर से नहीं खड़ा किया हुआ, नामी ग्रामी। पीपल्स पार्टी, हमें भिम्बर सिटी में पीपल्स पार्टी के ना झंडे नजर आए, ना ओहदेदारान नजर आए। अलबत्ता जैसे मैंने आपसे कहा कि अनवारुल हक साहब का भी, चूंकि उनके वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और वो भी पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर PTI में आ गए, अरब आजाद खड़े हैं। लेकिन जिनका समानी की आपने बात की, वहां पर इनका कड़ा मुकाबला है PMLN के साथ, और यहां हो सकता है, ये ज़ाहिर बात है, रिजल्ट जब वोट आएंगे और रिजल्ट आएगा तो तब हमें अंदाजा होगा कि अपसेट विक्ट्री मिल सकती है IPP को। अलबत्ता भिम्बर सिटी में जो IPP के कैंडिडेट हैं, बड़े शरीफ नफ्स हैं, प्रोफेसर राजा अयाज साहब, वो खड़े हैं। उनसे मैंने पूछा है इन्यूएट कीजिए, उनके ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा हमने लेट शुरू की, और दूसरा जो है वो IPP जो है वो जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आई है, अब इस तरह आजाद कश्मीर में आई है, उनकी उस तरह रूट्स नहीं है, इलेक्टेबल्स पे वो जो है उनका दारोमदार है, लेकिन इस सीट पे अपसेट हो सकता है। अनवार साहब, अगर हम बात करें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के पहले मर के इलेक्शन की, तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि अगर चौधरी यासीन साहब हारते हैं तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा धचका है, अगर जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी विन सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान साहब के बेटे अगर यासर सुल्तान साहब जीत जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा माइलेज होगा, अगर वो हारते हैं तो एक बड़ा सियासी धड़ा इलेक्शन हार जाएगा। इसी तरीके से PMLN के लिए अगर जो है वो तारिक फारूक साहब जीत जाते हैं तो PMLN विक्ट्री स्टैंड की तरफ जाती दिखाई देगी, अगर वो हारते हैं तो PMLN की हार होगी। ये बड़े मुकाबले भी बड़ा इंपैक्टफुल होंगे, बहुत ज्यादा जी। देखें, तारिक फारूक साहब जो हैं वो, जैसे आपने भी कहा, सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, और PMLN के सर्कल्स में उनको बड़ी अहम, अगर PMLN की इलेक्शन जीतती है तो जहां पर दीगर हैं, मुश्ताक बिनाज साहब हैं, राजा फारूक हैदर साहब हैं, शाह गुलाम साहब हैं, वहां तारिक फारूक साहब भी बड़े उन अहम कैंडिडेट्स पर उनका शुमार होता है जो किसी अहम मनसब पर आ सकते हैं। और तारिक फारूक साहब जो है वो बड़ी जबरदस्त कैंपेन भी चला रहे हैं। वो हमें मीरपुर की रैली जलसे में भी नजर आए, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के साथ बराबर में खड़े थे।
और उनका चूंकि बहुत वसी तजर्बा भी है, पिछले इलेक्शन में बड़े क्लोज मार्जिन से हारे थे अनवारुल हक साहब से। इस वक्त वो बड़े कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपको ये भी मैं यह भी बताता चलूं, राजा जुल्करनैन साहब होते थे जो सदर थे आजाद कश्मीर रियासत के, वो भी भिंबर के रहने वाले हैं। उनके बेटे जो है, उनका पूरा धड़ा तारिक फारूक साहब के साथ शामिल हो गया। जैसे मैंने कहा वहां धड़े की सियासत भी है, तो तारिक फारूक साहब को उससे बहुत ज्यादा जो है वो उनको इस्तेकामत मिली है, और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया जब हमसे गुफ्तगू की कि एक बहुत बड़ा धड़ा मेरे साथ मिल गया है, और जो लोग पहले अनवारुल हक साहब के साथ खड़े थे वो मेरे साथ आ गए, क्योंकि राजा जुल्करनैन साहब पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करते थे। दूसरी तरफ चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के सदर हैं, बड़े दरीना रुकन और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं कोटली में। उनसे उनके हवाले से जो हमें मिला कि वो काफी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन वहां उनके मद्दे मुकाबिल जो नून लीग के कैंडिडेट हैं वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। और हमने नून लीग के बहुत से लीडरान वहां हमें मिले, अली गौहर बलूच साहब मिले, यहाँ दीगर मरियम औरंगजेब साहबा ने तो मौजूद की सीट पे कन्वेंसिंग की, लेकिन नून लीग की पूरी एक टीम, चौधरी आबिद शेर अली साहब वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो बड़े सरगर्म अमल थे। तो नून लीग की पूरी कोशिश है कि अगर चौधरी यासीन, जैसे आपने कहा कि अगर वहां पर अपसेट होता है, जो कि इस वक्त तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि उनकी आपके इल्म है कि चौधरी यासीन साहब कम ही इलेक्शन हारे हैं, लेकिन जो मीरपुर सिटी की सीट है उनको खतरा है यासिर सुल्तान साहब को, जो 2021 में अपने वालिद के जीतने के बाद जिमनी इलेक्शन भी जीत गए थे चौधरी सईद साहब से, कि जो मुईज मजीद हैं वो उनको काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार अजीम बख्श चौधरी साहब से। उनसे पूछेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नवाज जो दावा कर रही है कि वो इंतखाबी मार्का पहले मरले का जीत रही है या उनको ज्यादा नशिस्तें हासिल होंगी, किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है अजीम बख्श चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार भी हैं LA2 चकसवारी से। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, अगर हम मजमूई तौर पे फेज़ 1 की यानी पहले मरले की बात करें तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीत लेगी, पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीतेगी, मुकाबला आपको कैसा लग रहा है? दूसरा ये बताइएगा कि वोटिंग शरह कितनी रहने का इम्कान है? थैंक यू वेरी मच बिस्मिल्लाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरा जो आपने बात की है, जो फेज 1 के जो इलेक्शन है, यहाँ पे 13 कैंडिडेट हैं, 13 हल्के हैं, और 13 हल्कों की सूरत हाल ये है कि अक्सरियती नहीं, बल्कि आप कहें कि अगर 13 में से हम 9-10 इजीली जीत रहे हैं। और जिस तरह मैं अपने हल्के की अगर बात करूं तो मेरे हल्के में जो कैंडिडेट थे वो 91 में हमारे मुस्लिम लीग नून के जीते थे, और 91 के बाद यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारा मुकाबला जो है वो 19-20 वाला भी नहीं है, बल्कि 20-25 वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ये सीट निकाल लेते हैं तो अंदाजा लगा लें 91 के बाद, तो अंदाजा लगा लें कि बाकी हल्कों की क्या सूरत हाल है। तो यानी आपको लगता है कि फिर अगर पहला मरला जीत जाती है मुस्लिम लीग नवाज तो हुकूमत साजी आसान हो जाएगी PMLN के लिए? दूसरा मरला और तीसरा मरला फिर उसमें भी यही जो है वो ट्रेंड चल सकता है? सर प्योरली मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपने पोलिंग रेशो की बात की थी। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर, जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की अक्सरियती आबादी यूके में सेटल है, लेकिन उसके बावजूद हमारा 42-45% वोट कास्टिंग रेशो है। दूसरे मरहले की जो आपने बात की है, दूसरे मरहले में हमारे जम्मू और वैली के साथी भी मौजूद हैं, और जम्मू और वैली की ये सूरत हाल है कि 12 हल्के हैं, और 12 हल्कों में आई पर्सनली बिलीव के 10 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे PTI या पीपल्स पार्टी, PTI तो रही नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अक्सरियती हल्कों में कैंडिडेट भी मौजूद नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट है तो वो ऐसे अननोन कैंडिडेट है, क्योंकि पंजाब के सारे हल्के हैं। तो ऐसे हल्कों में वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग इस तादाद में है कि किसी जगह उनको कैंडिडेट भी नहीं मैसर हुए। तो दूसरे फेज में ही हमारा मुजफ्फराबाद डिवीजन आता है, और मुजफ्फराबाद डिवीजन में हमेशा एक तो वैसे भी ट्रेंड भी रहा है कि फेडरल में जिसकी हुकूमत है, लोगों का रुझान जो है वो वफाक की तरफ होता है। तो अगर ये दोनों अगर डिवीजन हम क्लियर कर दिए तो आगे तो आखिरी जो डिवीजन है, जो आखिरी फेज है, वो रावलाकोट रहता है। तो रावलाकोट में फिर अगर हमें कुछ भी ना मिले तो फिर भी हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो साहब ये बताइएगा कि क्योंकि एक तरफ कालादम तंजीम जो है उसने इलेक्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया हुआ है, इन हालात में वोटिंग शरह आपको लगता है कैसी रहेगी? देखिए, जो बाइकाट का जो इशू है, लोगों को आस्ता आस्ता इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हमने अपने कैंडिडेट अगली दफ़ा वही अगर मुंतखब हुए जो पहले है, तो शायद वो उनके लिए बेहतर ना समझे। लोगों का एक माइंड सेट है, ज़रा उनकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।
लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर वही लोग जो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अगर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये वोट दिए तो वही रिजल्ट आएगा जो पहले है। हालांकि जो हुकूमती पॉलिसियां हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो इस जो काला दम तंजीम है इसमें वेरी माइनर लोग रह गए हैं। बाकी लोगों को समझ आ गई है कि हमारे हकूक का और हमारे जो तामीर और तरक्की और हमारे जो मसाइल है वो पॉलिटिकल तरीके से ही हल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में पहले एक कुछ मतलब जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आया तो पहले हफ्ता 2 हफ्ते जो है वो इश्यूज थे, लेकिन अभी तो पीक पे है। रैलियां हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स हो रही हैं, तो फुल फ्लैज एक्टिविटीज जारी है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त ख़ास तौर पे अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें या PMLN की बात करें, कोई इत्तेहादी हुकूमत के इम्कानात हो सकते हैं या कोई भी जमात जो है वाज़ेह अक्सरियत ले लेगी? सर इत्तेहादी तो हो ही नहीं सकती ना। इत्तेहादी तो इस सूरत में होती है कि 3 पार्टियां हों। एक जो तीसरी पार्टी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उन्होंने अपना बाईकाट का मजबूर है अपनी IPP को आप समझते हैं कि कोई उनकी इस इलेक्शन में जो है ज़्यादा नशिस्तें नहीं हो सकती? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। IPP के अभी मैं अपने हल्के की बात करूँ तो मैं आई पर्सनली बिलीव आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरे हल्के का कैंडिडेट जो है वो 500,000 वाला है। इसी तरह जो दीगर हल्के हैं वहाँ पे चंद के हल्के हैं जहाँ पे आप कहें कि उनका कैंडिडेट हमारे यहाँ रेशो जो रहता है वो 10-12 हज़ार वाला जीतता है, 15,000 वाला जीत जाता है। ठीक है। इस रेशो में जहाँ पे जो IPP के कैंडिडेट है वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिनको PTI APS पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों ने टिकट नहीं दिए, उनको टिकट नहीं मिले। और ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल ही मतलब 1000, 1500, 2000 वाले। मुझे नहीं लगता कि मेरे पूरे डिवीजन में यहाँ पे 13 सीटें हैं, उनमें से एक सीट भी शायद IPP की हो, बल्कि एक सीट भी ऐसी हो कि जहाँ पे वो दूसरे नंबर पे आ जाए। सारे के अली शान सोनी सब समानी से उम्मीदवार हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। उनका कहा जा सकता है कि वो मजबूत कैंडिडेट है दूसरे नंबर वाले, लेकिन है कि वहाँ पे जो हमारा बरादरियों का वहाँ पे इत्तेहाद हुआ है उसकी वजह से ये लग रहा है कि यहाँ पे मुकाबला है उनका, लेकिन है कि वो मुकाबला ऐसा नहीं है कि वो जीत सके। अजीम बख्शोश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरले पर मीरपुर डिवीजन में जो 13 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं उसका जायज़ा हमने आपके सामने रखा। वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, कल जब पोलिंग होगी तो वोटिंग की शरह क्या हो सकती है, अवाम का जोश व खरोश कितना है, ये भी आपके सामने रखा। लेकिन हतमी फैसला तभी होगा जब बैलेट बॉक्स कल खुलेंगे, लोग वोट डालेंगे, उसके बाद ये फैसला हो पाएगा कि इस पहले मरले की 13 नशिस्तों में से किस जमात ने ज़्यादा नशिस्तें ली हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि पहला मरला जीतने वाली जमात एक ट्रेंड बना लेगी। वो ट्रेंड यही होगा फिर आज़ाद कश्मीर में उसी जमात की हुकूमत होगी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमेरात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।